अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल जदीद तरीन एवियोनिक्स नेविगेशन सिस्टम से लैस है। ISPR के मुताबिक 400 किलोमीटर तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा, मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। जी सलमान, बताइए। पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल वेपन सिस्टम का ये कामयाब तजर्बा किया है। बुनियादी तौर पर ये एक ऐसा वेपन सिस्टम है जिसका अगर हम बात करें फतेह 2 जिसका तजर्बा किया गया, ये जदीद तरीन एवियोनिक्स के साथ इसका जो नेविगेशन सिस्टम है और इसकी जो यूनिक फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री है वो इसे नाकाबिल तस्खीर बनाती है और दुश्मन को ये ठीक अपने अहदाफ को, दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। और इस हवाले से जो ISPR ने तफसीलात जारी की हैं उसके मुताबिक ये वेपन सिस्टम जो है अपने टारगेट्स को इंतहाई बारीक बीनी से इंतहाई दुरुस्त अंदाज में ठीक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और उसकी रेंज जो है तकरीबन 400 किलोमीटर तक बताई गई है। और इसका जो फ्लाइट टेस्ट आज किया गया है, कामयाब तजर्बा किया गया है, इसको देखने के लिए तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों के साथ साथ जो मुतल्लिका साइंसदान थे, इंजीनियर थे, वो भी मौजूद थे। और इसके साथ साथ कामयाब तजर्बे पर सदर ने, वजीर आजम ने और अस्करी क़यादत ने मुतल्लिका इंजीनियर्स को, साइंसदानों को मुबारकबाद भी दी है। इससे पहले पाकिस्तान ने फतेह 1 का कामयाब तजर्बा किया था। और अगर हम फतेह सिस्टम है जो कि अपने हदफ को इंतहाई दुरुस्त अंदाज में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं फतेह 1 के मुकाबले में फतेह 2 जो है वो ज्यादा बेहतर है। इसकी रेंज जो है वो काफी ज्यादा है और अपने अहदाफ को जो उसकी ठीक निशाना बनाने की सलाहियत है, इससे पाकिस्तान की जो दुश्मन से आप कह लें कि निमटने की सलाहियत है, पाकिस्तान के दिफा जो है वो खासा जो है मजबूत हुआ है। जी सलमान, थोड़ा सा फतह 1 जो मिसाइल था उसके बारे में भी हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, हम बात करें फतेह सीरीज की। फतेह सीरीज का पहला जो मिसाइल था या रॉकेट था, फतेह 1 का नाम दिया गया था और उसकी रेंज 140 किलोमीटर थी। और जो आज डाटा सामने आया उसके मुताबिक ये सरकारी तौर पर बताया गया है, कंफर्म किया गया है, तस्दीक की गई है कि फतेह 2 वेपन सिस्टम जो है इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। और इसको हम कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान की जो इन्वेंट्री है, पाकिस्तान की जो आप दिफाई सलाहियत है उसके अंदर खास तौर पर जो है इसका इजाफा जो है, क्योंकि ये एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है और इसकी रेंज जो है उसके अंदर इजाफा किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि इससे पहले पाकिस्तान एक चाइनीज वेरिएंट जो है A100 मिसाइल, ये यरमूक सीरीज जो है वो भी यूज कर रहा था। तो ये नए मिसाइल सिस्टम जो है इनकी रेंज ज्यादा है, इनकी जो नेविगेशन सिस्टम है वो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बेहतर बनाया गया और ये बुनियादी तौर पर प्रिसीजन गाइडेड वेपन है। और इसकी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, यानी अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत है, वो बहुत ज्यादा बेहतर है साबिक मिसाइलों के मुकाबले में, पुराने मिसाइल्स के मुकाबले में। तो इसलिए इसके हवाले से काफी खासा पर उम्मीद है दिफाई माहिरीन, और उनका कहना है कि ये मिसाइल सिस्टम जो है पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को मजीद तकवीत बख्शने का बाइस बनेगा। जी ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें तफसीलात बता रहे थे। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान का फतेह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल जदीद तरीन एवियोनिक्स नेविगेशन सिस्टम से लैस है। ISPR के मुताबिक 400 किलोमीटर तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अलाउद्दीन साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह है, पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? यकीनन पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल प्रोग्राम है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड लेटेस्ट मिसाइल प्रोग्राम, दुनिया इसको मानती है। और ये पाकिस्तान के साइंसदानों की और पाकिस्तान की जितने भी कंसर्न लोग हैं उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है, उनकी प्रोफेशनलिज्म की कामयाबी है। और ये 400 मीटर तक अपने हदफ को कामयाबी से ये मिसाइल निशाना बना सकता है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम ओवरऑल जो है, जितने भी हमारे मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, उनकी रेंज को देखते हुए, उनकी इफेक्टिवनेस को देखते हुए, उनकी कैपेबिलिटी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दुनिया के जितने लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। और ये एक रीजन है कि पाकिस्तान के दुश्मन हर वक्त इस कोशिश में रहते हैं कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से कमजोर करे, बिकॉज उनको ये पता है कि जहाँ तक पाकिस्तान के दिफा का ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है। चाहे पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम हो या पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम हो या पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज का ताल्लुक हो, हर जगह हमने अपने लोहा मनवाया। और आज की इस कामयाबी पर यकीनी तौर पर पाकिस्तान के साइंसदान, हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के जितने भी लोग हैं वो सब और पूरी कौम यकीनन मुबारकबाद की खराज तहसीन की मुस्तहिक है। इन तमाम लोगों ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया है और यकीनन इससे दुनिया को बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया है
پاکستان ایک پرامن ملک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دفاع کی الحمدللہ ہر طرح سے صلاحیت رکھتا ہے، اور ہمارے دفاع کی طرف کسی کو بھی میلی آنکھ سے دیکھنے کی کبھی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہو سکتی۔ بالکل، پاکستان کی بڑی کامیابی ہے، قوم کا سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ساتھ ہی ساتھ نمائندہ خصوصی سلمان آوان ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سرگودھا میں مریم نواز کے کاغذات کے خلاف اعتراض داخل ہو گیا۔ لاہور میں بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر بھی اعتراض جمع کروا دیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے NA 122 پر کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال، لیگی امیدوار میاں نصیر نے اعتراض عائد کیا ہے۔ موقف اپنایا، بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ ہیں، الیکشن لڑنے کے اہل نہیں۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال، 3 بڑے رہنماؤں کے کاغذات کے خلاف اعتراضات داخل۔ سرگودھا PPSC میں مریم نواز کے کاغذات کے خلاف اعتراض عائد کر دیا گیا۔ درخواست گزار علی حسن شاہ ایڈوکیٹ اور طاہر ایڈوکیٹ کا کہنا تھا مریم نواز مختلف مقدمات میں سزا یافتہ ہیں، ان کے کاغذات مسترد کیے جائیں۔ لاہور کے حلقے NA 127 میں بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر بھی اعتراض سامنے آ گیا۔ شہری محمد ایاز نے ریٹرننگ افسر کے نام درخواست میں کہا کہ بلاول بھٹو نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پیپلز پارٹی کے بجائے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے وابستگی ظاہر کی ہے۔ ایک شخص ایک وقت میں ایک جماعت کا رکن ہو سکتا ہے۔ بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 28 دسمبر کو ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں نصیر نے بانی PTI کے خلاف اعتراض جمع کرا دیا۔ NA 122 کے امیدوار میاں نصیر کا درخواست میں موقف تھا کہ بانی PTI سزا یافتہ ہیں، اس لیے وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں۔ انتخابی میدان سجانے کے لیے تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا تیسرا روز ہے۔ آج بڑے ناموں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ MKM کے خالد مقبول صدیقی کے کاغذات منظور ہو گئے۔ PK 45 پر مشتاق غنی کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں۔ غلام بلور، ارشد وہرا، منظور وسان، جاوید ہاشمی کے فارم درست قرار پائے، جبکہ جانچ پڑتال 30 دسمبر تک جاری رہے گی۔ انتخابی میدان سجانے کی تیاریاں عروج پر، کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا تیسرا روز۔ MQM کے رہنما خالد مقبول کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ PK 45 پر مشتاق غنی کے کاغذات مسترد ہو گئے۔ غلام بلور، ارشد وورا، منظور وسان، جاوید ہاشمی کے فارم درست قرار پا گئے۔ BAP کے مرکزی رہنما میر ضیاء لانگو کے کاغذات بھی درست قرار۔ خواتین کی مخصوص نشستوں پر کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال بھی جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کی ملیحہ منصور اور ماروی فصیح کے کاغذات درست قرار پائے۔ مسلم لیگ نون کی مختار ناز دھاریجو اور سورت تھیبو کے کاغذات نامزدگی بھی درست قرار دیے گئے۔ MQM کی بلقیس مختار اور مسلم لیگ قاف کی امیدوار باسمہ ہوتی کے فارم بھی منظور ہو گئے۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے کاغذات کی جانچ پڑتال 30 دسمبر تک جاری رہے گی۔ عام انتخابات کی نگرانی کے لیے الیکشن کمیشن میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ آج جس سے کام شروع کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کنٹرول روم انتخابات کے نتائج مکمل ہونے تک فعال رہے گا۔ کنٹرول روم ابتدائی نتائج ROs DROs سمیت تمام عملے اور اسٹیک ہولڈر سے رابطہ رکھے گا۔ شکایات درج کرنے کے لیے ای میل اور واٹس ایپ نمبر جاری کر دیے گئے۔ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیراعظم منتخب کروائیں گے۔ ترقی اور خوشحالی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا۔ شہباز شریف کا نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ سے خطاب، کہا پارٹی کارکنان نے برے وقت میں بھی نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا، مہنگائی کے طوفان میں کمی لانے کے لیے دن رات محنت کریں گے۔ الیکشن کے میدان میں جا رہے ہیں اور آپ کی کاوشوں اور محنتوں سے، آپ کی دن رات محنت سے انشاءاللہ آپ میاں نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم منتخب کروائیں گے تو وہ ترقی اور خوشحالی کا سفر دوبارہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ بے مثال جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ والہانہ محبت ہے وہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے، اور آپ نے انتہائی برے وقتوں میں بھی میاں نواز شریف کا ساتھ دیا اور کسی اور طرف جانے کا سوچا نہیں۔ یہ ایک کسی بھی پارٹی کے قائد کے لیے، پارٹی کے لیے، پارٹی کے کارکنان کے لیے بڑا ایک
सरमाया होता है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बानी पीटीआई को पूरा सिस्टम समझाया लेकिन आवाम को कुछ नहीं मिला। पीटीआई समेत किसी के साथ इख्तलाफात नहीं। परवेज खटक की हरिपुर में गुफ्तगू। कहा हरिपुर के लोग समझते हैं कि पीटीआई के बगैर नहीं जीत सकते, वो गलती पर हैं। कर्जों से मुल्क तबाह हुआ, मुल्क को बचाना है तो ईमानदार लोगों को वोट दें। सबसे बेहतरीन फैसला वजह ये है कि मैं पीपल्स पार्टी में था, मंशूर आता था और कभी रोटी कपड़ा मकान या कोई, उसके बाद इलेक्शन के बाद ना मंशूर और ना फैसला। इस तरह हर पार्टी ने मंशूर दिया फिर अमल नहीं किया। 5 साल मैंने जो पीटीआई का मंशूर था मैंने उस पर अमल दरामद कराया, उसमें किसी का भी कोई हाथ नहीं है, ना इमरान खान का। ये मेरी अपने विजन थी, मेरी अपनी सोच है और अभी भी है। फिर उसके बाद 4 साल मैंने देखा कि वो परफॉर्म नहीं कर सकते, तो मैं तो पहले ही फैसला कर चुका था। मेरे तो हुकूमत के होते हुए भी कई दफ़ा फैसला किया था कि मैं छोड़ूंगा, लेकिन वक्त का इंतज़ार कर रहा। तो मेरे लिए कोई वो नहीं है, ना अफसोस है। मैं इनकी शक्ल दिखाना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से महंगाई है, जिनकी वजह से बेरोजगारी। इस सूबे को कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, ना हॉस्पिटल मिला, ना यूनिवर्सिटी दी गई। हम कहते हैं कि ये पीटीआई हमारी निजात दहिंदा है, वो तो पठानों को बेवकूफ़ समझते हैं। हो सकता है इलेक्शन आगे बढ़ जाए। मंसूर वसान की एक और पेशगोई। कोट डेजी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी लीड से जीतेगी। मैं जो कुछ हूँ बेनज़ीर भुट्टो की वजह से हूँ। तारीख को हाई कोर्ट पेशावर ने फैसला दिया है, उसके बाद यकीनन सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग जाएंगे। तो जब जाएंगे तो आखिरी डेट है सिंबल दाखिल करने की इलेक्शन प्रोसेस की 13 तारीख। पॉसिबिलिटी है कि 13 तारीख तक मुकम्मल काम न हो, तो लिहाजा इलेक्शन ये भी पॉसिबिलिटी है एंड में कुछ डेट बढ़ाई जाए। मैं तो चाहूँगा सबकी इलेक्शन टाइम पे हो। मेरी ख्वाहिश है, पार्टी की भी ख्वाहिश है कि इंसाफ दिया जाए। लेकिन जो 9 मई में आर्मी और जनरल गवर्नमेंट पे अटैक जिन्होंने किया है, उनका कानून के मुताबिक वो कहेंगे कि उनको सज़ा दिया जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारी पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी कि भला भी हो और हक भी दिया जाए। कराची में काम सिर्फ एमक्यूएम दौर में हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतना नहीं खरीदना चाहती है। मुस्तफ़ा कमाल के लफ्ज़ी वार मीडिया से गुफ्तगू में कहा हम नहीं कहते हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन हम उन सब बुरों में कम बुरे हैं। आने वाला वक्त मुत्तहिदा और मजलूमों का है। नून लीग NA 242 पर मुकाबला करना चाहती है तो एतराज़ नहीं, हम दस्तबरदार नहीं होंगे। 242 है, ट्रेडिशनली जो है वो एमक्यूएम की सीट रही है। यहाँ पर हम लीडिंग पोजीशन में, तो जब हम लीडिंग पोजीशन में तो हमारा ये गुमान है कि दूसरी पार्टियां हमें कॉम्प्लीमेंट करें, हमसे कॉम्पीट नहीं करें। बट नेवरदिलेस इसके बावजूद अगर वो हमसे कॉम्पीट करना चाहती है तो हमें कोई नाराजगी नहीं है, हमें इसके ऊपर कोई गिला नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। एमक्यूएम डेफिनेटली वहां से विड्रॉ नहीं करेगी ना। जमाना चेंज हो रहा है, आपको काम करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी के पास कारकर्दगी डिलीवर नहीं है। आज सिंध में भी ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। द मोमेंट लोगों के पास ऑप्शन आ गया ना, आप यकीन करें कि इस कारकर्दगी पे कोई पार्टी पीपल्स पार्टी सरवाइव नहीं कर सकती उनका। इसीलिए तो वो सबको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, पानी बंद करके, पुलिस लगाकर, FIR करके, कि कोई ऑप्शन ही क्रिएट ना हो। ऑप्शन जिस दिन क्रिएट हो गया उस दिन जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो इस कारकर्दगी पे सरवाइव नहीं कर सकेगी। लियारी वालों के पास जो है वो ऑप्शन आ गया है ऑप्शन, और मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी वहाँ पर अब दोबारा जो है वहाँ पे अपनी जगह बना सकती। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे अडियाला जेल से, जहां सैफर केस की समाअत 29 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रुखसत पर होने के बायस मुलतवी की गई। इस्तिगासा के गवाहान पर जिरह आज कलम बंद ना हो सकी। महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी को नजरबंदी का हुक्म वापस ले लिया है। पीटीआई रहनुमा को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। थाना RA बाजार पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को हिरासत में ले लिया। हमारे लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। कहा हमसे हमारा इंतखाबी निशान तक हमसे छीनने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान से हमारे पास 50 से ज़्यादा जो वाक़यात है वो हो चुके हैं
اور اگر آپ ان کے پاس دیکھیں تو میرے پاس پوری لسٹ ہے وہاں کتنے لوگوں کو زخمی کیا گیا, کتنے لوگوں سے کاغذات چھینے گئے ہیں اور کس کا علاقوں میں ہوئے ہیں, تو پوری ایک لسٹ ہے اور پوری لسٹ ہم انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کمیشن کو دیں گے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. میں نے آج الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ بہت اچھا ہوتا کہ آج آپ پرسنلی جاتے مختلف جگہوں کے دورے کرتے بجائے یہ کہ ہم آپ کو کاغذوں میں لکھ کر کے دے دیں. جن لوگوں کا رائٹ ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں انہیں سپریم کورٹ جانا ہے تو ضرور جائے, اور سپریم کورٹ میں بھی اگر کیس آتا ہے تو ہم پلیڈ کریں گے اور ڈیفینڈ کریں گے. پرائما فیشی جو ہائی کورٹ نے دیکھا ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے, کیونکہ پرائیویٹ جو پولیٹیکل پارٹیز ہے اس کی جس طرح ہم نے انتخابات کرائے کسی کے بھی نہیں. دوسری قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اگر آپ کسی پارٹی کے الیکشن پہ یہ اعتراض کریں کہ فلاں بندہ یہ الیکشن کروا سکتا تھا اور یہ فلاں بندہ الیکشن نہیں کروا سکتا, اس کو بیس بنا کے آپ 25 کروڑ عوام جن کی ایک نمائندہ پارٹی ہو اس کے نشان نہیں لے سکتے. یہ بہت بڑا ظلم ہے, زیادتی ہے, یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے. جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسز کی ہے وہ پریس کانفرنسز کرنے والے لوگوں کو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ٹکٹ دینے کا. اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ساتھ رہیے. This half-hourly clock is brought to you by Advanced Hair. ابھی آپ کو بتائیں کہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 16ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. جیالے گھڑی خدا بخش میں خراج عقیدت پیش کریں گے. جلسے سے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو خطاب کریں گے. انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کریں گے. شہید رانی کی برسی پر سندھ میں عام تعطیل ہے. تمام سرکاری اور نجی ادارے, لوکل کونسلز اور صوبائی حکومت کے انتظامی دفاتر بند ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی کے نشیب و فراز پر نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں. غریب کا سہارا تھی بے نظیر, جمہوریت کا استعارہ تھی بے نظیر, چاروں صوبوں کی زنجیر تھی بے نظیر. صرف 35 سال کی عمر میں وزارت عظمیٰ کے اہم ترین منصب تک پہنچنے والی مسلم دنیا کی پہلی خاتون بے نظیر بھٹو جمہوریت کے لیے جد و جہد کا استعارہ تھی. تمام تر خطرات کے باوجود بے نظیر بھٹو نے جلا وطنی ختم کر کے پاکستان واپسی کا فیصلہ کیا. 18 اکتوبر 2007 کو سانحہ کارساز کے بعد بھی بے نظیر بھٹو خطرات کو خاطر میں نہ لائی. موت کو انتہائی قریب سے دیکھنے کے باوجود سیاسی سرگرمیاں جاری رکھی. محترمہ فاطمہ جناح کے بعد بے نظیر بھٹو وہ واحد خاتون رہنما تھی جنہوں نے خواتین کو عملی سیاست میں آنے کا حوصلہ دیا اور اسمبلی کے ایوانوں تک پہنچایا. بے نظیر بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد انتہائی مشکل حالات میں پارٹی کی باغ ڈور سنبھالی اور آمریت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. 2 مرتبہ وزیر اعظم رہی لیکن انہوں نے نہ صرف قید و بند کی صحبتیں برداشت کی بلکہ جلا وطنی بھی کاٹی. مارشل لا کے دور میں بے نظیر بھٹو پہلی مرتبہ خود پاکستان سے باہر گئیں. اپریل 1986 کو وطن واپس آئیں. بے نظیر بھٹو 1998 کو دوسری بار جلا وطن ہو کر 18 اکتوبر 2007 کو واپس آئیں. 27 دسمبر 2007 کو میدان سیاست کا یہ تابندہ ستارہ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا. اعلیٰ تعلیم یافتہ, نرم دل, معاملہ فہم بے نظیر بھٹو آج ہم میں نہیں ہیں, لیکن ان کی بصیرت ہر سیاست دان اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 16ویں برسی کے حوالے سے ملک بھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان گھڑی خدا بخش پہنچ چکے ہیں اور اپنے انداز میں اپنے شہید قائدین کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں وہاں موجود شہزاد علی خان سے. جی شہزاد بتائیے. جی, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 16ویں برسی کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے گھڑی خدا بخش بھٹو میں جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ملک بھر سے قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور جیسے جیسے جلسے کا وقت قریب آ رہا ہے دور دراز سے قافلے جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلسہ گاہ میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک بچہ موجود ہے جو کہ محترمہ کے اوپر نظم بہت اچھی پڑھتا ہے, اس سے ذرا نظم سنیں گے. بیٹا ذرا جلدی سے نظم سناؤ ہمیں. وہ بے نظیر تھی, وہ بے مثال تھی, ظلمتوں کے دور میں غریب کی وہ ڈھال تھی. وہ فاختہ وہ پھول تھی, عوام کو قبول تھی, جھکا سکے اسے یہ عدو کی پھول تھی. کربلا کے فلسفے کا دیکھ لو جمال تھی, بیٹی وہ ذوالفقار کی یزید پر سوال تھی. زینبی اعظم لیے علی کا وہ جلال تھی, ڈری نہیں جھکی نہیں وہ باخدا کمال تھی. آپ سن سکتے ہیں یہاں پہ جیالوں کے جو جذبات ہیں, بچوں کے, خواتین کے, بڑوں کے, ہمیں یہی جذبات دیکھنے کو مل رہے ہیں
दूर दराज से आने वाले लोग जो हैं। ठीक है शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी मनाई जा रही है। मुल्क भर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारकुनान गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो पहुँचकर अपनी शहीद कायद को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। शहजाद अली खान की रिपोर्ट देखिए। शहीद रानी को अवाम से बिछड़े 16 बरस बीत गए, लेकिन वो अब भी दिलों में जिंदा हैं। भर से जियाले घड़ी खुदा बख्श पहुँचे, सब ने अपने अपने अंदाज में बीबी को खिराज अकीदत पेश किया। तेरीना कारकुन कहते हैं बिलावल भुट्टो खुशहाली की नवीद हैं। हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सलाम पेश करते हैं, उनकी जुर्रत को। हमारी पूरी कोशिश है कि आने वाले वक्त में जो है चेयरमैन साहब जो है वो बीबी का जो एक ख्वाब था वो लेके चल रहे हैं, वो इंशाल्लाह वो ख्वाब पूरा होने जा रहा है। तिहाइयाँ बीत गईं, लेकिन भुट्टो खानदान के शोहदा आज भी कारकुनों के दिलों में जिंदा हैं। शहजाद अली खान, पोल न्यूज़, लाड़काना। आगे बढ़ेंगे और गजा की सूरत हाल की बात करें तो गजा में इसराइल के रिहायशी इलाकों पर हमले तेज हो गए हैं और वहशाना बमबारी से मजीद 250 शहीद जबकि 382 जख्मी हो गए। सेहोनी फौज की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खान यूनुस, अलबरीज, नसीरात कैंप समेत 100 से ज़्यादा मकामात पर हमले किए गए। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर भी हमला। इसराइली फ़ौज ने कैदी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम शुरू कर दिया है। 80 फ़लस्तीनियों की लाशें हुकाम के हवाले कर दी। गजा में इसराइल के रिहायशी इलाकों पर हमले तेज, बमबारी से सैकड़ों फलस्तीनी बच्चे, खवातीन शहीद, इमारतें मलियामेट। सेहूनी फौज की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खान यूनुस, अलबरीज, नसीरात समेत 100 से ज़ायद मकामात पर हमले किए गए। तोपों की मदद से वस्ती गजा पर गोलाबारी भी की गई। सेहूनी फौज ने फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया और खान यूनुस में वाक़ दफ्तर की बालाई मंजिलों को निशाना बनाया। बमबारी से मुतादिद अफराद जख्मी हुए, अमवात का खदशा है। मगरबी किनारे पर ड्रोन हमले में 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी लुबनान में इसराइली हमले में 9 बेहाता जोड़े समेत 3 लबनानी शहरी शहीद हो गए। सेहूनियों ने अपनी कैद में फलस्तीनियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। फलस्तीनियों के जिस्मानी आज़ा चुरा कर 80 लाशें फलस्तीनी वर्सा हुक्काम के हवाले कर दी। शहदा की मैयतों को बगैर शनाख्त के इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया गया। गजा में एक बार फिर मवासलात और राब्ते के तमाम ज़राए मुअत्तल हो गए। इंटरनेट का मुकम्मल ब्लैकआउट जारी है। गजा में अल-क़साम ब्रिगेड के सेहूनी फौज पर हमले। ताज़ा कार्रवाई में शुमाली गजा में 3 इसराइली फौजी हलाक जबकि 4 दिनों के दौरान 24 जंगी कार्रवाइयों में 48 सेहूनी फौजियों को हलाक, दर्जनों को जख्मी, 35 फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। हमास की मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश पर इसराइली वज़ीर आज़म की जंग जारी रखने की धमकी। सूरत हाल फिर कशीदा हो गई। गजा में अल-क़साम ब्रिगेड के सेहूनी फौज पर हमले। ताज़ा कार्रवाई में शुमाली गजा में 3 इसराइली फौजी हलाक। अल-क़साम ब्रिगेड ने इसराइली फौज को नाक और चने चबवा दिए। जबाली अलबराद में सेहूनियों की 5 अस्करी गाड़ियां तबाह कर दी गईं। अल-क़साम ब्रिगेड के जंगजुओं की इसराइली टैंक के करीब धमाका खेज मवाद रखने के वीडियो ने फलस्तीनी मुजाहिमतकारों की बहादुरी, बेखौफी और जांबाजी की नई तारीख रकम कर दी। हिजबुल्ला ने भी इसराइली फौजी छावनी पर बड़ा हमला किया है। फलस्तीनी मुजाहिमती तंजीम हमास की जानिब से एक बार फिर इसराइल को यरगमालियों की रिहाई की मशरूत पेशकश कर दी गई। हमास के तर्जुमान उसामा हमदान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि इसराइल अगर मजीद यरगमालियों की रिहाई चाहता है तो गजा पर हमले बंद करे। गजा पर हमले बंद ना किए गए तो कोई इसराइली यरगमाली रिहा नहीं होगा। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि हमास एक दहशतगर्द जमात है जिसके खात्मे तक गजा में जंग जारी रहेगी। फलस्तीनियों को गजा छोड़ना होगा। दुनिया भर में अहले फ़लस्तीन के लिए मुजाहरे जारी हैं। अमरीका, यूरोप, बरतानिया, अफ्रीका और मुस्लिम ममालिक में शदीद एहतजाज में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ सख्त एहतजाज हो रहा है। मुजाहरीन गजा में जंग बंदी का मुतालबा भी कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ मार्च किया। लंदन की एक शाहरा पर 87 साला खातून ने गजा के साथ इज़हार यकजहती के लिए मैकडॉनल्ड्स के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने वेस्टफील्ड सेंटर में ज़ारा स्टोर की ब्रांच बंद करा दी। बरतानवी सहाफ़ी फिल कैली ने क्रिसमस की तकरीब का शेयर करते हुए लिखा कि इस क्रिसमस के मौके पर मैं बुलंद आवाज से कहता हूं कि हम आज, कल और हमेशा फलस्तीनी अवाम के साथ खड़े रहेंगे। जनूबी कोरिया के शहर सेउल में इसराइली सफारत खाने से अमरीकी सफारत खाने तक मार्च किया गया। फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ मुजाहिरीन ने एहतजाज किया और गजा में जंग बंदी का मुतालबा किया। गजा के बच्चों के कत्लेआम के खिलाफ ब्रसेल्स में एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने हाथों में सफेद कपड़ा उठाए एहतजाज किया। बर्लिन में अमरीकी सफारत खाने के सामने मुजाहिरा हुआ। शुमालिया
अफ्रीका के रिहायशियों ने अपने घरों को फलस्तीनी परचम के रंगों से रंग दिया। दोहा कतर में हजारों अफराद ने फलस्तीनी अवाम की हिमायत और गजा में इसराइली नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज में रैली निकाली। मकबूजा कश्मीर में नाजायज, गैर कानूनी, गैर अखलाकी और काबिज भारत की नापाक फौज ने एक साल में कश्मीरियों पर क्या क्या जुल्म सितम किया और कितने कश्मीरियों की जानें ली, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। साल 2023 मकबूजा कश्मीर में जारी दास्ताने जुल्म पर एक नजर। अब तक तकरीबन 1 लाख से जायद कश्मीरियों को शहीद किया गया और लाखों की तादाद में कश्मीरी कैद किए गए। 23,000 से जायद खवातीन बेवा और 1 लाख से जायद बच्चे यतीम हुए। 9 जाली मुकाबलों में 27 कश्मीरियों को शहीद किया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मकसूद अहमद ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि आलमी इदारों को कश्मीर करारदादों पर अमल के लिए भारत को लाना होगा। स्टेबिलिटी और पीस साउथ एशिया में इस मसले के हल के बगैर मुमकिन नहीं है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन दे आर स्टिल इंटैक्ट। तजियाकार सैयद मोहम्मद अली का कहना था कि भारत गैर कश्मीरी हिंदुओं की मुहिम तेजी से चला रहा है। जो लोग जेर हिरासत हैं उनको जुल्म सितम का निशाना बना के शहीद किया जाता है और फिर एक फेक प्रोपोगंडा किया जाता है कि ये लोग जो है इनकाउंटर में हलाक किए गए हैं। 40 लाख से ज्यादा नॉन कश्मीरी हिंदुओं को वहां बसाने के लिए एक फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स भी इशू किए गए हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का कब्जा है, लेकिन आज भी कश्मीरी अपनी आजादी पर पुरुमीद हैं और इनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। कानून साजी करना पार्लिमान का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इदारों के दरमियान बाहमी एहतराम के आईनी तकाजे में है। मजीद तफसीलात जानेंगे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, बताइए। देखिए, 22 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा ने तहरीर किया है, जिसमें अदालत ने यह कहा कि इदारों के दरमियान जो बाहमी एहतराम है उसके कुछ आनी तकाजे भी होते हैं और बाहमी एहतराम का एक तकाजा ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की राय को अपनी राय से कभी भी तब्दील ना करे। आइन पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार देता है और पार्लियामान ने आइन के आर्टिकल 191 के मुताबिक ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को बनाया था और ये बिल अभी कानून बना नहीं था, बिल की सतह के ऊपर ही था जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे ऑर्डर दे दिया। हालांकि ये एक समात में ही इस केस को खत्म किया जा सकता था। अदालत का अपने फैसले में यह भी कहना है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से ना तो अदलिया की आज़ादी मुतासिर हो रही है, ना ये किसी तरीके से बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा अदालती फैसले के अंदर कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मास्टर ऑफ रोस्टर कहने का दिफा तमाम दरख्वास्त गुजारान करते रहे, जबकि आइन और कानून में ना ही सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में ऐसी कोई बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मास्टर ऑफ रोस्टर्स होते हैं। तो बल्कि यहाँ तक फैसले में चीफ जस्टिस ने लिखा है कि मास्टर का जो लफ्ज़ है दरअसल गुलामी की अक्कासी करता है और ना सिर्फ ये आइन और कानून बल्कि जो शरई उसूल हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने ये भी कहा कि जब एक से ज़ायद अफराद के दरमियान कोई भी मामला हो तो शरई उसूल भी ये कहते हैं कि बाहमी मुशावरत की जाए और इसी वजह से ये 3 रुकनी कमेटी मुशावरत के लिए तश्कील दी गई थी, जिससे न सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस मज़ीद ताकतवर होगा बल्कि अदलिया की आज़ादी की और उसकी जो साख है उसमें भी बेहतरी आएगी ताकि फैसले आइन और कानून के मुताबिक हो सकें और बेंचेस की तश्कील के ऊपर एतराज़ात ना किए जा सकें। फैसले में चीफ जस्टिस ने यह भी तहरीर किया है कि जब भी अदलिया की साख मुतासिर हुई है इससे अवाम और मुल्क का नुकसान हुआ है और ये अदलिया की साख उसी वक्त मुतासिर होती है जब आइन और कानून से हटकर फैसले किए जाएं और एक शख्स की मर्जी को बाकी सब के ऊपर मुसल्लत करना आइन और कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मतलब है चीफ जस्टिस और तमाम जजेस, इसलिए सिर्फ चीफ जस्टिस को इतना बाइख्तियार करार देना कि सारे फैसले उन्होंने करने हैं ये आइन के रूह के मुनाफी है। साथ ही साथ फैसले में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो दीगर तमाम अदालतों पर आइन के मुताबिक पाबंद होती हैं उसको मानने की। सुप्रीम कोर्ट खुद अपना फैसला मानने की पाबंद नहीं होती, अलबत्ता इतना जरूर है कि जो लार्जर बेंचेस हैं उनके फैसलों को फौकियत दी जाती है, उनसे जो कम मेंबर्स के बेंच होते हैं उनके ऊपर। ये 10 और 6 के तनासुब से सुप्रीम कोर्ट ने आज जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इसके खिलाफ दायर दरखास्तों को खारिज कर दिया है। जो अलबत्ता जो इख्तलाफी नोट्स हैं वो अभी तक जारी नहीं किए गए। ये मेन फैसला है जिसमें कानून को आइन के मुताबिक और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी न होने का मुर्तकिब करार देते हुए इसको दुरुस्त करार दिया गया था जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। जी
ٹھیک ہے ذوالقرنین اقبال، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بھارت میں اسرائیلی سفارت خانے کے نزدیک دھماکہ، نئی دہلی میں بھارتی سیکیورٹی کا پول کھل گیا۔ دھماکہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بھارت اپنے ہی ملک میں سیکیورٹی قائم کرنے میں ناکام ہو چکا ہے اور ایک فیل اسٹیٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ دھماکے کا پہلا تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ دھماکہ اسرائیل حماس جنگ کے تناظر میں ہوا ہے، مگر بھارت روایتی ہتھ کنڈے کے طور پر اس کا رخ بھی پاکستان کی جانب موڑ کر مودی کو الیکشن میں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ مودی سرکار دہشت گردانہ کارروائیوں اور خطے کے ممالک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتی۔ کینٹ پبلک اسکول اینڈ کالج ملتان کے پرنسپل نے بین الاقوامی سطح پر تاریخ رقم کر دی ہے۔ بینکاک میں بیسٹ ایشین پرنسپل کے مقابلے میں بینش سعید نے بہترین ایشین پرنسپل کا ایوارڈ جیت لیا۔ بینکاک میں ہوئے مقابلے میں ایشیا کے 15 ممالک سے پرنسپلز نے مقابلے میں شرکت کی۔ پرنسپل بینش سعید پچھلے 22 سالوں سے شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں۔ ٹیسلا کی گاڑیاں بنانے والی فیکٹری میں روبوٹ نے انجینئر پر حملہ کر دیا۔ 2 عینی شاہد ملازمین کے مطابق گاڑیوں کے تازہ تیار کردہ حصے اٹھانے پر مامور ٹیسلا روبوٹ نے انجینئر پر اس وقت حملہ کیا جب وہ 2 ناکارہ ٹیسلا روبوٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے سافٹ ویئر پروگرامنگ میں مصروف تھا۔ حملہ آور روبوٹ نے انجینئر کو زمین پر گرا دیا اور دھات سے بنے اپنے نوکیلے پنجے انجینئر کی کمر اور بازو میں گھونپ دیے، جس سے ملازم زخمی ہو گیا۔ 7 ماہ قبل بھی ایک جاپانی روبوٹک لیب میں 4 روبوٹس نے 29 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ آزاد کشمیر موسم کی بات کر لیتے ہیں، جہاں پر سردی کی شدت بدستور موجود ہے۔ مزید احوال بتا رہے ہیں مظفر آباد سے بشارت مغل۔ جی بالکل، آزاد کشمیر موسم کی اگر بات کی جائے تو سردی کی شدت بدستور برقرار ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں۔ مظفر آباد اور اس کے گرد و نواح میں اس وقت جو بلند و بالا پہاڑ ہیں ان کو دھند نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ حد نگاہ آج بہت کم ہے۔ آزاد کشمیر کے بلائی علاقوں کی بات کی جائے جس میں وادی نیلم ہے، لیپا ویلی ہے، حویلی ہے، دیگر جو آزاد کشمیر کے بلند ترین مقامات ہیں وہاں جو سردی کی شدت ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دن کے اوقات میں جب کہیں تیز دھوپ لگتی ہے سردی کی شدت میں کمی واقع ہوتی ہے، تاہم شام کے اوقات میں جو خون جما دینے والی سردی ہے اس نے آزاد کشمیر کے میدانی اور بلائی علاقوں کے اندر بسنے والوں کو شدید پریشانی سے دوچار کر رکھا ہے۔ جبکہ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران آزاد کشمیر بھر کا موسم مزید ٹھیک ہے بشارت، آپ کا بہت شکریہ۔ خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے، جہاں میلبرن ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستانی ٹیم نے پہلی اننگز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 194 رنز بنا لیے ہیں۔ عبداللہ شفیق نے 62 اور شان مسعود نے 54 رنز بنائے۔ اس سے قبل آسٹریلیا کی ٹیم 318 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ پاکستان کی جانب سے عامر جمال نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ میلبرن ٹیسٹ کا دوسرا روز آسٹریلیا کے 318 رنز کے جواب میں پاکستان نے 6 کھلاڑیوں کے نقصان پر 194 رنز بنا لیے۔ اننگز کا آغاز عبداللہ شفیق اور امام الحق نے کیا، لیکن امام الحق 10 رنز بنا کر نارتن لیون کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے۔ بابر اعظم بھی صرف 1 رن پر پیٹ کمز کی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے۔ عبداللہ شفیق نے 62 اور شان مسعود نے 54 رنز کی اننگز کھیلی۔ دوسرے روز کا کھیل ختم ہوا تو محمد رضوان 29 اور عامر جمال 2 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود تھے۔ اس سے قبل آسٹریلیا نے بیٹنگ شروع کی تو پاکستانی بالرز نے اس کے بقیہ 7 کھلاڑیوں کو پویلین بھیج دیا۔ آسٹریلیا کی پوری ٹیم 318 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے عامر جمال نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ شاہین شاہ افریدی، میر حمزہ اور حسن علی نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ اردو اور فارسی کے نامور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ مرزا غالب نے اردو شاعری میں نئی روح پھونکی، اپنی شاعری میں انسانی نفسیات اور گہرائی کو انتہائی خوبصورتی سے شامل کیا۔ بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطاب سے نوازا۔ اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔